हो गया? ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक फंडामेंटल के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एक तो वाइटल साइन और दूसरा हमने किया क्या, एनजीट्यूब। तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे एसिड बेस बैलेंस। और एसिड बेस बैलेंस हमने पहले भी पढ़ा था, एज ए रेलवे के लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था। ठीक है, इसको पढ़ने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है रेलवे के अकॉर्डिंग। तो रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उस हिसाब से मैंने उसको कवर करवाया। अभी मैं बिल्कुल बेसिक थ्योरी से इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिक थ्योरी से स्टार्ट करने के लिए बात करें कि सबसे पहले एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड बेस बैलेंस में पहला वर्ड है एसिड और दूसरा है बेस। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पीएच। पीएच परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन, पावर ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो पीएच है, ये पीएच 0 से लेके और कितने तक होता है, 14 तक। 0 से लेके 14 तक होता है। इसका जो मीडियम है वो कितना है, 7। मीडियम कितना है, 7। ठीक है, 7 मीडियम है। अब 7 मीडियम की बात करें तो 7 से कम अगर पीएच होता है तो हम क्या बोलेंगे, एसिड, एसिडिक। क्या बोलेंगे, एसिडिक। और 7 से पीएच ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, बेसिक। ये मैं एसिड बेस्ड बैलेंस और इम्बैलेंस हम 2 पढ़ेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ अभी बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस की बात करें तो एसिड और बेस क्या होता है, एसिड 7 से कम पीएच और बेस 7 से ज्यादा पीएच, सभी को पता है। ठीक है, अगर जैसे मैं कहूँ कि एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी है, उसका पीएच 7 से कम है तो 6.9 है मान लिया जाए, तो क्या है वो, एसिडिक है। 7.1 है तो क्या है वो, बेस है, बेसिक है। क्लियर, ये चीज हमारी क्लियर हुई कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। उसके अलावा ये हाइड्रोजन जो आयन है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन आयन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन। सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन। पावर ऑफ द हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, पीएच क्या है, पावर ऑफ द हाइड्रोजन। इसको हम पीएच को लिखेंगे भी, तो इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो मैं कहूं कि अगर पीएच को दूसरे शब्दों में कि पावर ऑफ द प्रोटॉन क्या कहलाएगा, पीएच। पावर ऑफ द प्रोटॉन भी क्या कहलाएगा, पीएच। क्लियर। अब बात करते हैं पीएच की। नोट कर लीजिए इसको, पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन आयन में सिर्फ प्रोटॉन होता है। ये हमारा क्या था, हाइड्रोजन आयन। देख लिया। नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं हम लोग, पीएच। पीएच की बात करें, पावर ऑफ द हाइड्रोजन। या फिर बोले तो परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन। पावर ऑफ द हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन, या परसेंटेज ऑफ द प्रोटॉन।
ये सारे वर्ड एक ही है, और सारे वर्ड का मतलब क्या है? पीएच। सारे वर्ड का मतलब क्या है? पीएच। नेक्स्ट अगर बात करें, पावर ऑफ द हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ द प्रोटॉन। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि जो हमारा ब्लड का पीएच है, ब्लड का पीएच है, वो ब्लड का पीएच क्या है? 7.35 से 7.45। ये एसिडिक है कि बेसिक है? बेसिक है। बेसिक को और क्या बोलते हैं? एल्केलाइन। और क्या बोलते हैं? एल्केलाइन। एसिडिक है कि एल्केलाइन है? एल्केलाइन। या फिर बेसिक है, दोनों बात बोल सकते हैं। तो जो ब्लड का पीएच है, ब्लड पीएच स्लाइटली एल्केलाइन। तो ब्लड पीएच है वो क्या है? स्लाइटली एल्केलाइन। ब्लड पीएच स्लाइटली एल्केलाइन। ब्लड पीएच स्लाइटली एल्केलाइन। अब मैं बात करता हूं पीएच की। या पीएच में एक लाइन की गैप है क्या? एक लाइन की गैप हो तो इसमें नोट करना है कि 1 pH डिक्रीज अगर एक pH डिक्रीज होगा तो हाइड्रोजन आयन 10 टाइम, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज, 10 गुना हाइड्रोजन आयन बढ़ जाएंगे। कब? जब एक पीएच कम होता है, जैसे 7 पीएच से अगर 6 पीएच पे अगर आएगा तो हाइड्रोजन आयन कितना बढ़ जाएगा? उसका 10 गुना। जैसे किसी वस्तु में, किसी फ्लूइड में अगर 500 क्या है, 500 ही मान लो, चलो 500 क्या है? हाइड्रोजन आयन है, और उसका पीएच मैं कह रहा हूं 8 है या 5 है, 4 है, जो भी है। अब उस 8 पीएच से उसको 7 पे लाना है, तो 8 पीएच पे हाइड्रोजन आयन मान लीजिए 500 है, तो 8 पीएच 7 पीएच अगर इसका होगा तो उसका हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा? मतलब पीएच जब घटता है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ता है, पीएच अगर घटता है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ता है। ये क्लियर हो गया भाई? चीजें एक एक क्लियर होती जाएंगी कि आपको इस लाइन का मतलब क्या था कि 10 टाइम हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे अगर एक पीएच डिक्रीज होगा तो। क्लियर? उसके अलावा तो हाइड्रोजन आयन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की, इसका नेचर कैसा होता है? H प्लस आयन का मतलब है इट इज हाइड्रोजन आयन। इसका नेचर कैसा होता है हाइड्रोजन आयन का? एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा तो और एसिड होगा। तो हाइड्रोजन आयन इज एसिडिक नेचर या हैव एसिडिक नेचर।
हाइड्रोजन आयन हैव एसिडिक नेचर। आपने एक बीमारी सुनी होगी, पेप्टिक अल्सर। क्या सुना है? पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? ये इसका एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है किसका? NSAID का। जितनी भी NSAID है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे दे देता मैं कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ NSAID, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ NSAID, तो क्या होगा? पेप्टिक अल्सर। आंसर जाएगा हमारा पेप्टिक अल्सर। NSAID कौन सी दवा होती है? एंटी इंफ्लेमेटरी। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेप्टिक अल्सर discontinuation of the inner layer of the stomach, discontinue of inner layer of the stomach क्या कहलाएगा? पेप्टिक अल्सर। अल्सर तो आप जान ही रहे कि भाई अल्सर जो होता है वो उसमें जो लेयर होती है उसमें डिसकंटिन्यूशन आता है, ठीक है। अगर वो डिसकंटिन्यूशन आ रहा है, ठीक है, उस डिसकंटिन्यूशन आने में वो कहाँ आ रहा है? स्टमक में आ रहा है, तो आपने क्या नाम दे दिया उसको? पेप्टिक अल्सर। अगर आपका प्रेशर 100 पे आ रहा है, तो अगर वो डिसकंटिन्यू अगर प्रेशर 100 पे है, प्रेशर 100 का मतलब तो बेड सोर, या फिर जहां प्रेशर पड़ रहा है उस जगह पे है, उसको क्या बोल देंगे हम? प्रेशर अल्सर। क्योंकि वहां भी तो डिसकंटिन्यू हो रही है, तो उसको क्या बोल देंगे? प्रेशर अल्सर। क्लियर? तो अगर बात करें एक डिजीज है ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज का मतलब क्या है? कि एक डिजीज है तो उसमें क्या होता है? एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, उसमें एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। जैसे आप लोग जब जैसे आप लोग वो करते हैं ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये जो आपका बॉडी है आपकी, उसको रिजेक्ट रिजेक्ट करती है कभी कभी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में आपकी बॉडी क्या करती है? आपको जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है उसको रिजेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज। इसमें लिखे एंटीबॉडी रिएक्शन
एंटीबॉडी रिएक्शन बाय ट्रांसपोर्ट ऑर्गन। एंटीबॉडी रिएक्शन बाय ट्रांसप्लांट ऑर्गन। तो ट्रांसप्लांट किया गया है उस ऑर्गन के प्रति अगर आपने क्या हो जाए, एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाए, एक मिनट और रहना। हाँ अब बताए, ग्राफ्ट वर्सेस हॉस्पिटल का मतलब क्या है कि जो हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते के समय हमारी बॉडी उस ऑर्गन को रिएक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है ये जो ग्राफ्ट है, ये ग्राफ्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं? जो ग्राफ्ट है, ये ग्राफ्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? एक तो है ऑटोग्राफ्ट, एक है आइसोग्राफ्ट, उसके अलावा एक है एलोग्राफ्ट, और एक है जेनोग्राफ्ट। होते क्या है एलोग्राफ्ट, होता क्या है ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट। एक बार नहीं, कम से कम 5 से 6 बार मैं एग्जाम में दिया था जिसमें यही पूछा था ऑटोग्राफ्ट क्या है, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो ऑटोग्राफ्ट जो होता है, ऑटोग्राफ्ट होता है कि जैसे मेरी बॉडी का ऑर्गन ही मुझे लगाया जाए। अगर मेरी बॉडी का ऑर्गन अगर मुझे लगाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोग्राफ्ट सेल्स का। अगर मेरी बॉडी का ऑर्गन अगर मुझे लगाया जाए तो क्या बोलेंगे, ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट का मतलब है कि अगर कोई ट्वीन है या फिर जेनेटिकली, ओवरऑल बोल दे तो जेनेटिक। तो जेनेटिक का मतलब है कि अगर मान लीजिए मेरा को किडनी की नीड है और मेरी किडनी अगर जैसे कोई मेरे घर वाला ही कोई जेनेटिक में, तो मुझे किडनी की जरूरत है और मुझे किडनी की जरूरत है, तो मेरे घर में से कोई पर्सन जो मेरे जीन जीन वाले हैं कोई अगर देंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, आइसोग्राफ। ठीक है। एक है एलोग्राफ्ट,
एलोग्राफ्ट का मतलब है कि मुझे मेरी फैमिली नहीं दे रही है, अदर पर्सन दे रहा है, अदर पर्सन दे रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? एलोग्राफ्ट। और जेनोग्राफ्ट क्या है? अदर स्पेसीज, अदर स्पेसीज का अगर आप वो जो कोई ऑर्गन लेकर के लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जेनोग्राफ्ट। चार टाइप के ग्राफ्ट है। ग्राफ्ट की बात कर क्यों आई? क्योंकि हमारे पास एक वर्ड आया था एंटी इन्फ्लामेटरी। कौन सा वर्ड आया था? एंटी इन्फ्लामेटरी। तो जो एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग है ये किस में दी जाती है? जब कोई इन्फ्लामेशन हो, या जैसे हमारी बॉडी किसी के प्रति रिएक्ट कर रही हो, इन्फ्लाम जैसे रिएक्शन दे रही हो, जैसे मैं कहूँ कि जो ऑर्गन लगाया है उस ऑर्गन के प्रति क्या करें, आपका ये ग्राफ्ट वर्सेस हॉर्स डिजीज अगर किसी को हो तो उसमें क्या दी जाएगी? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ही दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दी जाएगी, देने को तो बहुत कुछ दिया जाएगा लेकिन ये दवाई भी दी जाएगी। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में दी जाती है। और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज किसको बोलते हैं? एंटीबॉडी रिएक्शन बाय द ट्रांसप्लांट ऑर्गन। ट्रांसप्लांट ऑर्गन के लग गया है तो हमारी बॉडी क्या दे रही है? उसका रिएक्शन दे रही है। उस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी। अब ग्राफ्ट होते कौन कौन से हैं? तो ग्राफ्ट होते हैं ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जेनोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट की बात करें तो सेल्फ का टिश्यू, अगर एलोग्राफ्ट की बात करें तो जेनेटिक टिश्यू, और अगर बात करें सॉरी आइसोग्राफ की बात करें तो जेनेटिक टिश्यू, और एलोग्राफ की बात करें तो सेम स्पेसीज, और जेनोग्राफ की बात करेंगे तो अदर स्पेसीज का क्या लेना? ग्राफ्टिंग लेना। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जेनोग्राफ। ठीक है, उसके अलावा ये जो इंफ्लामेटरी मीडिएटर है ये काम कैसे करता है? जैसे आपने NSAID दिया, NSAID अगर किसी को दिया, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग अगर किसी को दी, ये कैसे काम करेगी? जो आपने जो दवाई दी है NSAID, ठीक है, उसके वजह से पेप्टिक अल्सर हुआ। वो पेप्टिक अल्सर हुआ कैसे? वो पेप्टिक अल्सर ऐसे हुआ कि हमारा जो स्टोमक है, ऐसे स्टोमक में एक प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर आएगी। ठीक है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर आती है। किसकी वजह से? NSAID की वजह से। ड्यू टू NSAID क्या होगा कि हमारी बॉडी में पहले से एक प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर रहेगी। प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर किस में रहेगी? स्टोमक के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर कहां से आ गई भाई? आप एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो सेल में यहाँ पे होता है, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे उसमें बता दिया जाएगा कि जो जो इनर लेयर ऑफ द स्टमक है उसमें कौन सी लेयर होगी? प्रोस्टाग्लैंडिन की। ओवरऑल उस प्रोस्टाग्लैंडिन लेयर को NSAID क्या कर देगा? ब्रेक करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन की जो लेयर है इस पे एक्शन करेगा कौन? NSAID। और एक्शन करके इसको क्या कर देगा? जैसे यहां से ब्रेक कर दिया, यहां से ब्रेक कर दिया,
यहां से ब्रेक कर दिया। अब इस पर्सन में कितने छाले हो गए? 3 छाले। 3 छाले हुए कि नहीं हुए? एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। किसको तोड़ा है? NSAID ने प्रोस्टाग्लैंडिन को तोड़ा है। इसलिए क्या हो जाता है? पेप्टिक अल्सर हो जाता है। सर पेप्टिक अल्सर कैसे हुआ? आपको NSAID लेने से, तो NSAID लेने से इसलिए पेप्टिक अल्सर हुआ कि आपने जो क्या दिया है, NSAID दिया है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन की लेयर को तोड़ेगा और तोड़ करके और यहाँ पे घाव बना देगा, तो इसकी कंटिन्यूटी क्या हो गई? ब्रेक हो गई। और इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, इसलिए क्या हो गया? यहाँ पे घाव बन गया। और ये जो घाव बना है यही क्या कहलाएगा? आपका पेप्टिक अल्सर कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? पेप्टिक अल्सर। ये घाव ही क्या कहलाएंगे आपके? ये घाव पेप्टिक अल्सर कहलाएंगे। हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रोस्टाग्लैंडिन की क्या रहती है? लेयर होती है। वो लेयर पे NSAID है, वो क्या करती है? उसको तोड़ती है ओवर। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे क्या? पीएच, हाइड्रोजन आयन, एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो एसिड बेस बैलेंस में एसिड देखा, बेस देखा, उसके अलावा क्या देखा? ग्राफ्ट वर्सेज होस्ट डिजीज का हो गया थोड़ा सा। ठीक है, उसके अलावा पेप्टिक अल्सर क्या आ गया थोड़ा सा। नेक्स्ट अगर बात करें, एक वर्ड होता है, हम जब पढ़ेंगे इसको पीएच को और इन्फ्लामेशन, ये एसिड बेस बैलेंस को, तो उसमें एक वर्ड आएगा PaCO2। कौन सा वर्ड आएगा? PaCO2। तो PaCO2 आएगा, ये PaCO2 का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 क्या कहलाएगा? PaCO2। कहा? इन द आर्टीरियल ब्लड। इन आर्टीरियल ब्लड। आर्टीरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर किसका? CO2 का। कैसे? एक एक चीज को थोड़ा सा, प्रेशर का मतलब समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा कि ये एक पाइप है और इस पाइप में इतनी ज्यादा एयर है, एयर को मैं इस कलर से ले रहा हूं, ये इस कलर से ले रहा हूं, ये क्या है? पूरी एयर भरी पड़ी है इसके अंदर। ठीक है, पूरा ग्रीन है ये। अब पूरी एयर भरी पड़ी है, अब इस एयर में कौन कौन सी वो है? गैस। भाई जो वायुमंडल में है वो सारी गैस इसके अंदर है। वायुमंडल में है वो सारी गैस इसके अंदर है। ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन है कि नहीं? है। कितना परसेंट? 21%। कितना परसेंट है? 21%। उसके अलावा कौन सी है? नाइट्रोजन। कितना? 78%। उसके अलावा अदर गैस, तो अदर गैस कितनी है? बचे कुछ एक में, 1% के अंदर। तो अब मेरा कहना यह है कि जो O2 है ना, जो O2 है, तो अब मेरा कहना है कि 21% जो ऑक्सीजन के अणु होंगे, तो इसमें देखो ये अणु काले काले जितने भी दिख रहे हैं, ये अणु किसके हैं मान लीजिए? तो ये इस पे प्रेशर दे रहे कि नहीं दे रहे? इस पाइप पे। तो इस ये जो प्रेशर है, ये कौन सा है? पार्शियल प्रेशर। यही प्रेशर कौन सा है? पार्शियल। अब मैं कहूं एक पाइप तो ये रहा और दूसरा पाइप यहाँ पे ये रहा,
और इन दोनों पाइपों में क्या है, प्रेशर है किसका, O2 का। लेकिन यहाँ 21% O2 थी, यहाँ 16% O2 है। ठीक है, तो ये 16% O2 है, तो अब इन दोनों में मान लीजिए ऐसी झिल्ली लगा दें कि वह आपस में आप चेंज कर सकते हैं। तो जितनी भी O2 है ये इधर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। जितनी भी O2 है वो यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, आपस में चेंज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ प्रेशर, यहाँ चेंज क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे झिल्ली है। और यहां मैं बात कर रहा हूं ये PaCO2 का, तो PaCO2 का बात कर रहा हूं, तो वहां पे क्या है, आर्टरी है, तो आर्टरी से बाहर तो निकलेगी नहीं, आर्टरी से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन उसमें दबाव तो लगाएगी। तो जो CO2 जितना दबाव लगा रही है उस आर्टरी पे, ओनली CO2, इसमें O2 भी होगी इस ब्लड में तो, लेकिन ओनली CO2 जितना दबाव लगा रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2। ठीक है, कितना दबाव लगाती है ये, नॉर्मल रेंज कितनी है इसकी, आप सभी को बताया हुआ है, 35 से 45 mmHg। कितना प्रेशर है इसका, 35 से 45 mmHg, इसका CO2 का प्रेशर। उसके अलावा नेक्स्ट, इसका जो नेचर है, किसका, CO2 का, तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। अब मेरा कहना यह है कि मेरे पास एक गिलास पानी है, इसमें CO2 की मात्रा मान लिया जाए मेरे पास 30 mmHg का है, और ये मेरे पास ये इसमें CO2 का लेवल है, CO2 का जो प्रेशर है वो 50 का है। ठीक है, अब बताओ एसिडिक कौन सा रहेगा, ए की बी, एसिडिक कौन सा है इसमें से, ए या बी, क्यों, अच्छा मैंने क्या बोला, इसका नेचर कैसा है, CO2 का नेचर एसिडिक, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। भाई मान लिया यहाँ 30 है, ये तो कम एसिडिक होगा क्योंकि कम मात्रा है CO2 की, यहाँ CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा, तो यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक होगा। अब मैं कह दूं तीनों में और मिला दो, इसमें इसमें 70 है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, सी। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा, सी। और सबसे कम एसिडिक कौन सा, ए। सबसे कम एसिडिक ए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो CO2 कम मात्रा में, तो CO2 का जो नेचर है वो CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो हमने कैसे उसको एक्सप्लेन किया कि जितना ज्यादा मात्रा में CO2 होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर। एक वर्ड आता है H2CO3, H2CO3 क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोनिक एसिड। ये जब टूटता है तो किसमें टूटेगा, H2O, ये एक अणु यहां से उठ के कहा आ जाएगा, इधर, प्लस CO, और अब कितने अणु बचेंगे, ओके, तो ये जब टूटेगा H2CO3 तो किस में टूटेगा, H2O प्लस CO2 में। H2O मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अगर कार्बोनिक एसिड आपकी बॉडी में है तो कार्बोनिक एसिड बॉडी में से निकलेगा तो कैसे निकलेगा, H2O बन के और CO2 बन के, क्या बन के, H2O बन के और CO2 बन के बाहर निकलेगा। क्लियर। एक वर्ड और है HCO3, HCO3 बाइकार्बोनेट। क्या है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है कि ये, इसका नेचर होता है एल्केलाइन नेचर का होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर क्या है,
इलेक्ट्रोलाइट है। आपकी बॉडी के अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका नेचर कैसा है, एल्केलाइन नेचर होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर में 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। नेचर कैसा है, एल्केलाइन। अगर मेरे पास ये एल्केलाइन वाला मैटर मेरे पास 20 है, कितने मात्रा में है, 20 मात्रा में इसके अंदर, और इसके अंदर मेरे पास कौन कितनी मात्रा में है, 50 की मात्रा में है। बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ए वाला या बी वाला, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? हाँ, तो एसिडिक होगा कौन सा है, ए वाला एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मात्रा में होगा वो तो और ज्यादा एल्केलाइन होता जाएगा। तो ये ज्यादा एल्केलाइन है, ये कम एल्केलाइन है, बोले तो ये थोड़ा सा इसकी मात्रा में एसिडिक ही है। एसिडिक है नहीं, है तो बेसिक ये, फिर भी इसकी तुलना में कैसा है, कम है। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब इससे एक चीज तो आपको माइंड में आ गया होगा, पहले पढ़ाए थे उस हिसाब से, कि भाई आपको तो एसिडिक पढ़ाए हैं, आपको जब मैं बता रहा था पहले कि पीएच, ब्लड का पीएच अगर HCO3 ज्यादा होता है तो पीएच बढ़ेगा, वो जो वर्ड बोले थे मैंने, और पीएच कम होता है, ये कम होगा तो पीएच कम होगा। तो अब समझ में आ गया होगा वो क्यों ऐसा होता है, तो उसका नेचर कैसा है, HCO3। ठीक है, उसके अलावा एक हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम है, कैसे सिस्टम है कि भाई हमारा पीएच अगर बढ़ता है तो कम करने के लिए भी चीजें हैं, और पीएच कम होता है तो बढ़ाने के लिए भी चीजें हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, या फिर बोले तो बफर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम। और बफर सिस्टम का मतलब क्या है, बफर सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारा पीएच कम है तो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा है तो कम हो जाएगा। एक पहला है केमिकल सिस्टम, पहला है केमिकल सिस्टम। तो केमिकल सिस्टम में कुछ केमिकल है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, पीएच को घटाते बढ़ाते रहते हैं। पहला है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। तो कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम की बात करें तो ये भी हमारा पीएच क्या करता है, कम या ज्यादा करता है, H2CO3 HCO3, ये पीएच को कम ज्यादा करता है। दूसरा होता है हीमोग्लोबिन सिस्टम, ये भी हमारे पीएच को कम ज्यादा करता है। उसके अलावा एक और होता है प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम, प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम, ये भी क्या करता है, हमारे ब्लड के पीएच को कम करता है, ज्यादा करता है। एक और होता है फोस्फेट सिस्टम। ओवरऑल कहे तो इसके अंदर सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल, इसलिए हमने इसको क्या बोला, केमिकल सिस्टम। इसके अंदर सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल है, वो हमारे क्या कर रहे हैं, पीएच को कम ज्यादा करते हैं। अगर पीएच कम होता है तो ये बढ़ा देते हैं, बढ़ जाते हैं घटा देते हैं। इसका काम है ये केमिकल सिस्टम का।
कैसे करेगा वो भी बताऊंगा। तो कैसे करने में दो सिचुएशन आएगी, एक तो पीएच बढ़ेगा तो, एक पीएच घटेगा तब ये क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बताऊं आपको इसके अलावा और कौन से सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। पहला तो आपने पढ़ लिया कौन सा, केमिकल सिस्टम। दूसरा है लंग्स। लंग्स भी क्या करते हैं आपकी बॉडी में, हेल्प करते हैं किसको मैनेज करने के लिए, पीएच को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा किडनी, और उसके अलावा बात करें तो पोटेशियम, जो कि किसके अंदर आ जाएगा आपका, इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, किडनी कैसे काम करेगी, लंग्स कैसे काम करेगा, और आपकी बॉडी के जो हीमोग्लोबिन है ये भी कैसे काम करेंगे, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहला सिस्टम उठा लेते हैं कौन सा, केमिकल सिस्टम। और केमिकल सिस्टम में पहला कौन सा है, केमिकल सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो केमिकल सिस्टम में पहला सिस्टम कौन सा है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। अब आपके पास दो सिचुएशन होनी चाहिए, कौन सी, एक सिचुएशन तो पीएच बढ़ा हुआ है पेशेंट का, एक सिचुएशन कौन सी है, पीएच, पेशेंट का पीएच क्या है, कम है। अब ये कैसे काम करेंगे, बढ़े हुए में कैसे काम करेंगे और घटने में कैसे काम करेगा ये। ठीक है, पता नहीं क्या मिल रहा है इसको। ठीक है, H2CO3 ये कैसे काम करेगा, ये टूटेगा अगर पीएच बड़ा है तो। पीएच अगर बड़ा होता है हमारी बॉडी के अंदर तो ये टूटेगा किसके अंदर, CO2 के अंदर प्लस H2 के अंदर, इसी में टूटता है। और इस तरह टूट के और CO2 हमारे लंग्स से बाहर निकल जाएगी और H2O किडनी से बाहर निकल जाएगा। इस तरह ये हेल्प करेगा, कब, जब पीएच पेशेंट का बड़ा होगा तब। ठीक है, अगर पीएच घटा होगा तब क्या होगा, तब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा कि जो HCO3 का लेवल है, इसमें एक H+ आयन और जुड़ेगा। तो आपके बॉडी के अंदर H+ आयन की अधिकता जो होती है, इसी वजह से पीएच कम होगा। इधर देख लीजिए 2 मिनट समझने के लिए, बाद में देख लेना, 2 मिनट टाइम दे दूंगा। दो सिचुएशन है, एक पीएच बढ़ा हुआ है, एक पीएच घटा हुआ है। बढ़ने के टाइम पे H2CO3 है और टूट जाएगा इसमें, तो इसने क्या कर दिया, इसको मैनेज कर दिया। लेकिन अगर पीएच घटा हुआ है, पीएच कम है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए H+ आयन कम है या ज्यादा, ये बताइए। अगर पेशेंट का पीएच कम है तो H+ आयन आपका कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। H+ आयन आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। और जितना ज्यादा H+ आयन होगा उतना ही तो एसिडिक होगा। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या घूम रहा है, एक्स्ट्रा H+ आयन घूम रहा है। आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा क्या घूम रहा है, H+ आयन घूम रहा है। तो जो H+ आयन घूम रहा है उसको बाइंड कर लेगा कौन, HCO3, और बाइंड करके और ये क्या बना लेगा, H2
CO3 ये बना देगा। और H2CO3 को क्या होगा, ये बदलेगा इसमें और इसमें, और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हमारे पेशेंट का काम क्या हुआ, पीएच जो कम था वो मैनेज हो गया। हमारे पेशेंट का पीएच कम था वो मैनेज कैसे हो गया, कि जो H+ आयन है वो वाइंड हो गए, तो हमारे पास H+ आयन की हो गई कमी, फिर तो ज्यादा था वो कम हो गया। तो कॉमन सी बात है, पीएच हमारा ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा जब H+ आयन की मात्रा कम हो जाएगी। तो नहीं समझ में आया, दोबारा से सुनिए। ये H+ आयन आपकी बॉडी के अंदर है, मैंने सैंपल लिया है, सैंपल में H+ आयन ज्यादा है, और ज्यादा H+ आयन है इसलिए आपने क्या बोल दिया, ये कैसा है ब्लड, एसिडिक है, क्योंकि H+ आयन ज्यादा है। इस H+ आयन को मैंने उठा के और कहां ले गया, H2CO3 के साथ बाइंड कर दिया, और H2CO3 के साथ बाइंड हो गया, और ये H2CO3 के साथ बाइंड होकर के H2 के साथ बाइंड होकर के क्या बना दिया, H2CO3, और ये टूट गया इसमें H2 और इसमें, और ये सब बाहर निकल गया। ये सब क्या हो गया, आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा, H+ आयन कम हो गए। आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ा, H+ आयन कम हो गए। और H+ आयन, अब मैंने पहले भी पूछा था, अभी थोड़ी देर पहले, कि H+ आयन एक तो इसमें एक ही है और इसमें 3 है, तो एसिडिक कौन सा ज्यादा है, ये वाला एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। तो जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक इसका एसिड मीडियम है वो सही हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा जो H+ आयन है वो बाइंड होकर के और क्या हो जाएगा, HCO3। तभी तो हम कहते हैं कि हमारे पेशेंट को पीएच को अगर कम हो जाए तो बाइकार्बोनेट दे दो। क्या दे दो, बाइकार्बोनेट दे दो। क्यों बाइकार्बोनेट दे दो भाई, HCO3 क्यों दे दो भाई, क्या कारण है HCO3 देने का, HCO3 मतलब क्या होता है, सोडा बाइक, सोडियम के साथ देते तो सोडा बाइकार्बोनेट लगाते हम लोग। हम कहते हैं ये बाइकार्बोनेट दे दो, सोडा बाइकार्बोनेट दे दो। क्यों देते हैं सोडा बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये जो HCO3 जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे आपका ब्लड है ये घूम रहा है, इसमें HCO3 जितना था ना पहले, वो तो बेचारा बाइंड हो चुका था, वो तो बेचारा बाइंड हो चुका। अब आप इसमें और HCO3 दीजिए, जिससे क्या होगा, ये जितना एसिडिक मीडियम है उसको बाइंड करेगा, एसिडिक मीडियम को क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, और हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड बन के और ये किसमें तोड़ देगा, H2O में, CO2 में, और ये सब हमारी बॉडी से क्या निकल जाएगा, कौन निकल रहा है बाहर, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बोले तो जो आपने दिया है ये तो निकलेगा ही निकलेगा, बेचारा HCO3 दिया ये तो निकलेगा ही निकलेगा। हमारा मकसद किसको निकालना था, वो निकला कि नहीं निकला, निकला, क्योंकि बाइंड के साथ निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब हमारी बॉडी ने क्या काम किया, हमारी बॉडी ने क्या काम किया, पहला काम ये किया कि हमारा ब्लड का पीएच जो कम था उसको मैनेज कर दिया, कैसे, HCO3 से। तो हमारे, मैंने क्या बोला था, बफर सिस्टम होता क्या है, बफर सिस्टम यही होता है कि आपके पीएच अगर कम हो जाए तो ज्यादा कर दे, ज्यादा हो जाए तो कम कर दे, इतना सा काम है। तो मैंने दोनों सिचुएशन आपके सामने रख दी, एक पेशेंट का पीएच तो कम ज्यादा बता दिया, एक पेशेंट का पीएच कम बता दिया। अब पेशेंट का पीएच ज्यादा जब बताया तो इसमें क्या होता है वो देखा, इसमें जब ज्यादा हो जाता है तो जो H2CO3 है ये बाइंड, ये किस में टूट जाता है, इसमें टूट जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये आपका H+ आयन बाहर निकल जाएगा इनडायरेक्टली, जो मैंने पूरी कहानी बताई उसमें, क्लियर। अब हम बात करें कि जो आपका H+ ये H2CO3 है, ये सबसे पहले एक्टिवेट होता है। ये जो वाला एक्शन है, कौन सा, ये पहला वाला जो एक्शन है, ठीक है,
H2CO3 HCO3 सिस्टम है, सबसे पहले एक्टिवेट होता है, इसलिए अगर बोले तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी बफर सिस्टम। क्या बोलते हैं, आल्सो नॉन एज प्राइमरी बफर सिस्टम। क्या बोलेंगे, प्राइमरी बफर सिस्टम बोलेंगे। और क्यों प्राइमरी बफर सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेटेड विद इन सेकेंड। हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही पीएच का गड़बड़ी देखने को मिलेगी उसी टाइम पे, बिकॉज एक्टिवेटेड एक्टिव विद इन सेकेंड। मतलब सेकेंडों में क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, इसलिए क्या बोला इसको, प्राइमरी बफर सिस्टम। क्लियर। H2CO3 की जो वैल्यू है नॉर्मल, वो भी नोट कर लीजिए, 1.35 मिलीक्वेलेंट पर लीटर, जो आपने पहले लिखा होगा यहाँ पे। वन 1.35 मिलीक्वेलेंट पर लीटर नॉर्मल वैल्यू। ठीक है। अब अगर कहे कि हमारी बॉडी में कितना कार्बोनिक एसिड होगा और कितना बाइकार्बोनेट होगा, इसका जो नॉर्मल रेशियो जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो होता है 1:20 में। H2CO3 अनुपात HCO3, तो 20:1 में अवेलेबल होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, सॉरी 1:20 में, 1:20 में, 1:20 में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोग्लोबिन सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, हीमोग्लोबिन सिस्टम। नीचे करें, जल्दी नोट करें। और भी कब से नहीं लिख रही है, लिखो लिखो, तब से किसी ने भी नहीं लिखा है। बेटा टाइम लग जाएगा लिखने में, फोटो खींच लेना, कितना कितना स्पेस हुआ अपना स्पेस देख लो, छोड़ के आगे लिखते जाना, या फिर बाद में इसको डिलीट नहीं करेंगे, यहीं से देख बैठ के लिख लेंगे। ठीक है। हीमोग्लोबिन सिस्टम है, इसको क्लोराइड सिस्टम भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट सिस्टम, आल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट सिस्टम। वही हमारी सिचुएशन दो, एक में पेशेंट की सिचुएशन कैसी है, पीएच बढ़ा हुआ
एक में पेशेंट कैसा है, पीएच घटा हुआ, दो पेशेंट है, एक पीएच बढ़ाने वाला और एक पेशेंट घटने वाला, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इस ब्लड वेसल्स में आरबीसी है आरबीसी। मैं इस आरबीसी को थोड़ा बड़ी बना रहा हूं, और यहीं पे क्या है हमारा, हीमोग्लोबिन भी है, ठीक है। और मैंने इसको क्या बोल दिया, ये क्या है, हीमोग्लोबिन, ये क्या है, हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर पीएच की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा हो जाती है तो किसका लेवल बढ़ता है, ये आपको पता है, HCO3 का लेवल ज्यादा होता है कि नहीं होता है। तो HCO3 का लेवल ज्यादा होता है तभी तो क्या होता है, पीएच बढ़ता है, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूं, आगे भी बता देंगे कि HCO3 का लेवल ज्यादा होगा तो पीएच बढ़ेगा। अब होता क्या है, ये क्या है, माइनस। अब जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर HCO3 की मात्रा बढ़ेगी ब्लड के अंदर, ये HCO3 जाएगा किसके अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर। ये HCO3 कहां जाएगा, हीमोग्लोबिन के अंदर। और ये हीमोग्लोबिन है, ये एक माइनस चार्ज आपके अंदर जाएगा तो एक माइनस चार्ज बाहर निकलेगा। वो माइनस चार्ज कौन सा निकलता है, क्लोराइड। कौन सा निकलता है, क्लोराइड। ये सिस्टम कौन सा है, पीएच को अगर ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, जैसे ही पीएच ज्यादा हो जाएगा तो HCO3 हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और क्लोराइड को बाहर निकाल देगा। अब ये HCO3 की मात्रा हो गई हमारी बॉडी के अंदर कम, HCO3 की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर हो गई कम, तो कॉमन सी बात है, तो HCO3 की मात्रा कम हो जाएगी तो पीएच मेंटेन होगा कि नहीं होगा, होगा। दूसरी सिचुएशन कौन सी थी हमारी, पीएच कम होना, और कम पीएच में जब क्या होगा, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या एंट्री करेगा, क्लोराइड। तो क्लोराइड एंट्री करेगा तो बाहर क्या निकलेगा, HCO3। और जो HCO3 हमारी बॉडी के अंदर से बाहर उसमें से अंदर से निकलेगा हीमोग्लोबिन में से, तो हमारी ब्लड में क्या मात्रा ज्यादा हो जाएगी, HCO3 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, HCO3। जब ब्लड में HCO3 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो पीएच ऑटोमेटिक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जिस पेशेंट का पीएच कम था वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो दोनों सिचुएशन क्या हुए, दोनों ने पीएच को मेंटेन किया, दोनों ने पीएच को मेंटेन किया। नेक्स्ट है एक प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम। नोट कर लो पहले सुनो, प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम।
हो गया ये। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर? आपने ब्लड तो पढ़ ही लिया है, तो ब्लड में अंदर आपने पढ़ा होगा क्या? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम क्या है? मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर, लिखाया है वहां पे? नहीं, वहां लिखाया गया, वहां पे ब्लड में लिखाया गया है सब। ठीक है, क्या छोड़ दो। एल्बुमिन का नॉर्मल रेशियो, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 3.5 से, ये रेंज है, मैं रेंज बोल रहा हूँ, वो आप जो बोल रहे 4.7, वो क्या है? पूरा जैसे एक औसत निकाल के 3.5 से लेकर के और 5.0 तक क्या होती है आपकी एल्बुमिन। ग्लोबुलिन होती है आपके बॉडी के अंदर 2 से 2.5 ग्राम पर डीएल, और फाइब्रिनोजन होता है 0.2 टू 0.45 ग्राम पर डीएल, ग्राम पर डीएल। ये नॉर्मल रेंज है किसकी? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन कहां से, पहले बात तो ये बताओ, ये वर्ड कहां से माइंड में आया? इसका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन, या इसके अंदर कंटेंट ग्लाइकोप्रोटीन होगा? उसके अंदर होता है ग्लाइकोप्रोटीन, होता है ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो वो आपको किस लिए दे रहे थे? आप उसको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन में दे रहे होंगे, है ना, न्यूट्रिशन देने के लिए ना। पेशेंट एनबीएम होगा आपका, हाँ, क्या टेरेफोबियन, हाँ। तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ग्लूकोज और प्रोटीन दोनों का मिक्सअप, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसके अलावा लाइपोप्रोटीन भी होता है, एक लिपिड और प्रोटीन का मिक्सअप। लेकिन ये अलग अलग है, ये जो आप जो वर्ड बोल रहे हो वो तो प्रोटीन और दूसरा चीज बोल रहे हो, जैसे ग्लूकोज और प्रोटीन, और मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रोटीन के अंदर ही सारा कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तब आप ये पढ़ोगे, इधर देख लो, वो छोड़ दो, तब न्यूट्रिशन पढ़ोगे ना, उसमें ये सब आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या था पूछने का? ये लिखा था ना सर, समझ नहीं आया तो कैसे? ये जो आपका वो पढ़ेंगे, जिस दिन हम लोग वो पढ़ेंगे ना न्यूट्रिशन, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन का पूरा आ जाएगा और लाइपोप्रोटीन का आ जाएगा। वैसे आपने जो पूछा उसका कोई मतलब नहीं है। किसी इंजेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा इंजेक्शन, कौन सा इंजेक्शन था? टेरेफेबियन। अभी ये पढ़ेंगे क्या बोलते हैं फार्मा, इसके बाद, अभी इसके बाद क्लास फार्मा की है, ठीक है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना उसकी, फार्मा की, वो पढ़ा दी जाएगी। और पढ़ाते फार्मा तो आप पढ़ ही रहे, उसमें सारा कुछ बता ही रहे होंगे, ठीक है। उसमें इस दवा का जो नाम आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप बता देना, सर उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। लेकिन बात चल रही है प्लाज्मा प्रोटीन की, आप लेके आए इंजेक्शन, अच्छा, ठीक है। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। तो एल्बुमिन का काम है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, ग्लोबुलिन का काम है क्या?
आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना, और फाइब्रिनोजन का काम है क्या, ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड का क्लॉट बनाना, क्लियर, ब्लड क्लॉटिंग करना। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन का अगर रेशियो पूछ ले आपसे तो 3:2:1। अगर आपसे अनुपात में पूछ ले कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन का अनुपात कितना होता है, तो 3:2:1 होता है, क्लियर, 3:2:1 क्या है इसका रेशियो। मतलब ज्यादातर मात्रा में क्या होती है आपके पास, एल्बुमिन। आपके पास बॉडी में क्या होती है ज्यादातर मात्रा में, एल्बुमिन। इसका आपको इतना ही याद रखना है कि ये H+ आयन को अट्रैक्ट करते हैं, और H+ आयन को अट्रैक्ट करने की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन अट्रैक्ट H+ आयन, और जब H+ आयन को अट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन सी बात है कि जब अगर आपका ब्लड का पीएच कम हो रहा होगा तो H+ आयन को अट्रैक्ट करने की वजह से अगर बाइंड कर लेगा तो क्या हो जाएगा, पीएच मेंटेन हो जाएगा। ओवरऑल हमको इसके बारे में क्या देखना है कि ये ब्लड प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है, ये भी क्या करती है, आपके पीएच को मेंटेन करती है। उसके अलावा एक और है फोस्फेट सिस्टम, चौथा फोस्फेट सिस्टम। फोस्फेट सिस्टम भी क्या करता है, PO4 होता है, यह भी आपको क्या करता है, पीएच को मेंटेन करने में काम आएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक, इसलिए इसको थोड़ा सा लाइट ले रहे हैं। पोटेशियम, डबल टी नहीं, एक ही टी है शायद, पोटासियम, पोटेशियम सिस्टम। और पोटेशियम सिस्टम की अगर बात करें, ये कैसे मैनेज करेगा, H+ आयन बाहर निकलेगा, K+ आयन अंदर जाएगा। इस सिचुएशन में कौन सी एल्कोलोसिस मेंटेन हुई कि एसिडोसिस मेंटेन हुई, बताना एक बार। जैसे मैंने बोला कि एक पेशेंट को दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत की वजह से, एक पेशेंट को दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत नहीं बता रहा वो एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है, उसकी वजह से H+ आयन है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और पोटेशियम है अंदर जा रहा है। तो पेशेंट में एसिडोसिस था कि एल्कोलोसिस था, उल्टा पूछ रहा हूं मैं। अगर मैं यही पूछ लेता कि एसिडोसिस में ऐसा होता है बताने के बाद कि बताओ पोटेशियम बाहर जाएगा या अंदर जाएगा, ऐसे पूछता। तो अब मैंने क्या पूछा कि एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें या तो एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है, जिसमें H+ आयन बाहर जाएगा और पोटेशियम अंदर जाएगा, कौन सी, एसिडोसिस। इधर देखो तो एसिडोसिस में क्या होगा, H+ आयन बढ़ेंगे, आपके ब्लड में H+ आयन बढ़ेंगे, और जो H+ आयन बढ़ेंगे तो ये H+ आयन तो अंदर जाना चाहिए और पोटेशियम बाहर निकलना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये H+ आयन कम हो जाएंगे। सेल के अंदर H+ आयन चल जाएगा, भाई प्लस चार्ज अंदर जाएगा तभी तो प्लस चार्ज बाहर आएगा, पोटेशियम अंदर गया तो प्लस चार्ज बाहर आ गया। इस तरह एक सिचुएशन है क्या, H+ आयन अंदर गया, पोटेशियम बाहर आ गया। ये एसिडोसिस में होगा, ये चीज किस में होगी, एसिडोसिस में, और ये चीज कौन से में होगी, एल्केलोसिस में। क्यों, क्योंकि एल्केलोसिस में क्या होगा कि एल्केलोसिस का मतलब है कि पेशेंट है उसके अंदर पीएच ज्यादा है, और पीएच ज्यादा होने की वजह से उसको पीएच कम करना है, और कम करने के लिए हमको क्या चाहिए, H+ आयन जितने ज्यादा होंगे उतना पीएच कम होगा, तो H+ आयन को बाहर निकाल दो,
H प्लस आयन को बाहर निकालने के लिए आपको क्या अंदर करना पड़ेगा, पोटेशियम अंदर करना पड़ेगा। आपने पोटेशियम अंदर किया, H प्लस आयन बाहर निकाल दिया, जिससे H प्लस आयन की अधिकता की वजह से कैसा होता गया, एसिडिक होता गया, और ये एसिडिक में हो गया, ये मेंटेन हो गया। इधर एसिडोसिस में क्या होगा कि पीएच आपका कम है, तो आपको क्या चाहिए, अब H प्लस आयन कम चाहिए, तो H प्लस आयन कम चाहिए, तो H प्लस आयन का कहाँ दे दिया आपने, सेल के अंदर, कहाँ दे दिया, सेल के अंदर। अब H प्लस आयन कम हो गए तो पीएच मेंटेन हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक पेशेंट है, उसको एल्कलोसिस है, क्या है, एल्कलोसिस, उस पेशेंट में हाइपोकैलेमिया होगा कि हाइपरकैलेमिया? एक पेशेंट है, कैसा है, एसिडोसिस का, इसमें हाइपोकैलेमिया के चांसेस है या फिर हाइपरकैलेमिया के चांसेस? बताओ कैसे, जैसे इधर देखो, इधर कैसे मैं चांसेस में बता रहा हूं। एसिडोसिस में क्या होगा कि H प्लस आयन बॉडी के अंदर ज्यादा घूमेंगे, ब्लड के अंदर, तो H प्लस आयन वो जो ज्यादा घूम रहे हैं, ये H प्लस आयन कहाँ शिफ्ट होंगे, बॉडी के अंदर, ब्लड सेल के अंदर, और सेल के अंदर शिफ्ट होंगे तो ये H प्लस आयन तो गया अंदर, तो बाहर कौन निकलेगा, पोटेशियम। तो एसिडोसिस की सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम की मात्रा बाहर ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हाइपोकैलेमिया की हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। एसिडोसिस में क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपरकैलेमिया, और एल्कलोसिस में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। क्लियर हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा लंग्स, ये नोट हो गया, कर लीजिए। इसमें भी नोट कर सकते हैं हम लोग क्या, एसिडोसिस में, एसिडोसिस में क्या देखने को मिल रहा था, हाइपर कैलेमिया, और क्यों देखने को मिल रहा था, क्योंकि H प्लस आयन अंदर जा रहा था, पोटेशियम बाहर आ रहा था, इसलिए। एल्कलोसिस क्या देखने को मिल रहा है, एल्कलोसिस में क्या देखने को मिलेगा, हाइपो कैलेमिया, इसके अंदर क्या हो रहा है, पोटेशियम अंदर जाएगा, H प्लस आयन बाहर निकलेगा, तो पोटेशियम अंदर जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट हमारे पास बफर सिस्टम है, लंग्स। बफर ऑर्गन कौन सा है, लंग्स। सेकेंडरी बफर सिस्टम, इट इज सेकेंडरी बफर सिस्टम, कैसे,
तो CO2 बन रही थी, बनाई किसने? तो H2CO3 HCO3 ने बनाई थी पहला वाला। तो CO2 को बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, कम निकालेगा तो कौन कौन निकालेगा? लंग्स। इसलिए इसको क्या बोला आपने? सेकेंडरी बफर सिस्टम। क्या बोला है इसको? सेकेंडरी बफर सिस्टम। इट इज एक्टिव विद इन मिनट। इट इज एक्टिव विद इन मिनट। पीएच अगर बड़ा होगा, पीएच अगर बड़ा होगा तो ये क्या करवाएगा? हाई। पीएच कौन सिचुएशन बड़ा होगा पहले तो देख लीजिए, दो सिचुएशन बना दो पहले की तरह ना। पीएच बढ़ा हुआ है एक पेशेंट का, तो एक पेशेंट का पीएच कम है। ये कैसे मैनेज कर रहा है? पीएच बड़ा होगा तो सिचुएशन में आप मुझे बताओ CO2 का क्या होगा? कम की ज्यादा? CO2 आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी, कम या ज्यादा? पीएच अगर ज्यादा होगा तो CO2 आपके अंदर कम होगी। CO2 आपके अंदर कम होगी और पीएच कम होगा, उस टाइम पे क्या होगा? CO2 ज्यादा होगी। ये मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं, ये मैं नॉर्मल पूछ रहा हूं कि पीएच हमारी बॉडी के अंदर क्या रहेगा उस टाइम पे। अगर पीएच हमारा कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा तो CO2 हमारी बॉडी के अंदर क्या होगी? कम होगी। और पीएच अगर कम होगा तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होगा? CO2 ज्यादा होगी। ठीक है, अब पीएच ज्यादा होने पे हम क्या, हमारा लंग्स क्या करेगा? CO2 को रोकने की कोशिश करेगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर CO2 रुक जाए, CO2 को रोकने की कोशिश करेगा। और इस सिचुएशन में CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। CO2 को रोकने की कोशिश करेगा और CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। कब? पीएच ज्यादा होगा तो रोकेगा और पीएच कम होगा तो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। कैसे? ये मैं पढ़ा चुका हूँ और ये अनबैलेंस पढ़ेंगे, इसको अनबैलेंस पढ़ेंगे। ठीक है, मोबाइल को एक बार रख दो तो ये सिम में रखना, सिम में रखना। क्या लगा आपको? ये सब पहले इसको तैयार किया जाता है, उसके बाद ही समझा। ठीक है, और इजीली समझ में अगर कहीं से आ रहा हो तो मुझे बता देना। ठीक है, अगर उसको तुरंत बताया जाए कि इस तरह सर इससे इजी और इस तरह समझाया जा सकता है, क्योंकि और वो इजीली अगर तुक वाला हो ना, तुक वाला, जैसे इजीली समझाने के लिए, जैसे इसी से रिलेटेड अगर बात कर रहे हो आप, तो वो भी अच्छा लगे। आप चल रहा है इसकी है, आप बात कर रहे हो किसकी, पता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिड, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, वो बात ही नहीं किया मैं,
एक सीडी होती है, सीडी के हिसाब से अलग है, ठीक है। इतना हर एक पॉइंट को इतना थोड़ा सा इसको ब्रीफ ब्रीफ समझाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे थोड़ा सा सबसे अलग टॉपिक है ये, और इस टॉपिक में थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेशन थोड़ा इधर उधर हुआ ना तो नहीं समझ में आएगा, उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, एक कंडीशन आपने देखी होगी कौन सी, डीके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इसमें ब्रीदिंग कैसी होती है, कैसा रेस्पिरेशन होता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कैसा रेस्पिरेशन होता है? कॉस्मोल रेस्पिरेशन। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कौन सा देखने को मिलेगा? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आपको कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा? कॉस्मोल रेस्पिरेशन। उसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको? फ्रूटी स्मेल ब्रीथ, फ्रूटी स्मेल ब्रीथ देखने को मिलेगा, फ्रूटी स्मेल ब्रीथ देखने को मिलेगा। आप पेशेंट के ब्रीथ को अगर उसमें स्मेल कैसी आएगी पेशेंट की ब्रीथ में, तो फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूट के जैसे, ठीक है। उसके अलावा अब ये कॉस्मोल रेस्पिरेशन कैसा होता है मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, मैंने वाइटल साइन में पढ़ाया है, पन्ना मत पलटना। कॉस्मोल रेस्पिरेशन, कौन बताएगा? हाथ खड़े कर दो। लिखाया कि नहीं लिखाया कॉस्मोल? हाइपर अपनी किसको बोलते हैं? हाइपर अपनी। उसके अलावा हाइपर अपनिया, हाइपोपनिया किसको बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम अगर एक बार में ज्यादा ले रहे हो आप तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर अपनी। कॉस्मोल ब्रीथिंग देखो एक बार क्या लिखाया है, और जितनी भी ब्रीथ है एक बार सबको पढ़ो, जितनी भी ब्रीथ है ना सबको पढ़ो एक बार।
ऑस्मोल रेस्पिरेशन लिखा है, कैसे लिखा है? डीप, डीप और हाइपर एपनिया। डीप का मतलब क्या होता है? हाइपर एपनिया, मतलब ज्यादा वाइटल टाइडल वॉल्यूम लिया है। टाइडल वॉल्यूम क्या लिया है? ज्यादा लिया है। और क्या? फास्ट, फास्ट और डीप। जैसे मैं कहूं कि सांस ले रहा हूं, देखो ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्मॉल ब्रीथिंग। नहीं लिखा है इसमें? क्या लिखा है? पढ़ के बताओ। डीप गैस्पिंग रेस्पिरेशन, तो सही तो है। डीप आपको, जैसे आप जब सांस लेंगे इस तरह की सांस लेंगे, इस सिचुएशन को इधर देख लो एक बार, क्यों ऐसा इसको एग्जांपल दिया हूं। ये डीप, आपको ऐसी डीप रेस्पिरेशन कब देखने को मिली, मुझे ये बताइए। जब एसिडोसिस हुआ, और मैंने एसिडोसिस में क्या पढ़ाया आपको, इधर देखो, कि CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेगा कैसे? ऐसे बाहर निकालेगा तभी तो निकल पाएगी, है? कॉस्मॉल रेस्पिरेशन को और क्या बोले? लेबर्ड रेस्पिरेशन टाइप का। कैसा? लेबर जो होते हैं उसके रेस्पिरेशन। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि जो कॉस्मॉल रेस्पिरेशन, अभी मैं एग्जांपल में लिखा तो देता कॉस्मॉल रेस्पिरेशन, उससे कोई मतलब होता आप लोगों को? तो क्यों नहीं आप रिवीजन कर रहे हो? रिवीजन जरूर कर लेना। तो अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आपको कैसा रेस्पिरेशन मिला? कॉस्मॉल रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या है? डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन। इससे क्या होगा? CO2 बाहर निकलेगा और आपका पीएच मेंटेन होगा। एसिडोसिस वाली सिचुएशन है ये। कैसी सिचुएशन है ये? एसिडोसिस वाली सिचुएशन है। और यही मैंने बात उसमें बताई है एसिडोसिस में, कि CO2 को बाहर निकालने की कोशिश हमारी बॉडी करेगी। क्लियर हुआ? ठीक है। तो CO2 बाहर निकालने की कैसे कोशिश की जा रही है वो बताना था, किससे आपको? लंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा किडनी। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है? किडनी। किडनी आपके H+ आयन को बाहर निकालना, रोकना, इस तरह करके एसिडोसिस में क्या काम करेगी? H+ आयन को बाहर निकालेगी, रोकेगी? बाहर निकालेगी। H+ आयन को बाहर निकालेगी। इससे क्या होगा? H+ आयन बाहर निकल जाएगा और आपकी जो H+ आयन की अधिकता हो रही है, एसिडिक जो मीडियम हो रहा है, वो अधिकता हो जाएगी कम H+ आयन की, और कम हो जाएगी तो वो एसिडोसिस है वो सही हो जाएगा। एल्कलोसिस वाली सिचुएशन में क्या होगा? H+ आयन को रीएब्जॉर्ब क्या करेगी? H+ आयन को रीएब्जॉर्ब करेगी। H+ आयन को क्या करेगी? इससे क्या होगा? H+ आयन आपका बाहर ना निकले और अंदर रहेगा तो हमारी बॉडी के लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि वो उसका एल्कलोसिस का है, और जितना H+ आयन बढ़ेगा हमारी बॉडी के अंदर, उतना ही हमारे लिए बेस्ट, एसिडिक जो होता जाएगा पेशेंट। तो इस तरह हमारी बॉडी क्या करती है? बफर का काम करती है। तो पहले मैंने फर्स्ट में क्या बताया आपको? एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, पीएच क्या होता है,
प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की मात्रा होती है ओनली H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन में। उसके अलावा बफर सिस्टम, बफर सिस्टम में बात करें तो आपको H2CO3 HCO3 सिस्टम, उसके अलावा आपका फॉस्फेट सिस्टम और पोटेशियम सिस्टम और एल्बुमिन, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, किडनी, लंग्स, ये सारे किस तरह आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं, पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, हमारी एसिड बेस बैलेंस है। हम अभी इम्बैलेंस नहीं पढ़े हैं, हम सिर्फ क्या पढ़े, बैलेंस, कैसे हमारी बॉडी उसको बैलेंस बना के रखती है, किसको, पीएच को। तो पीएच को बैलेंस बनाने के लिए हमारी बॉडी क्या क्या करती है, HCO3 वाला जो सिस्टम था वो क्या कर रहा था, H प्लस आयन को बाइंड करना। मेन कंसंट्रेशन आप देखो, सारी चीजों की जड़ क्या है, आप सब में देखे थे। जैसे मैं कहूं यहाँ पे किडनी पे, तो किडनी में आपने क्या देखा, H प्लस आयन को रोकना, H प्लस आयन को बाहर निकालना। यहाँ देखा तो यहाँ किसको, CO2 को रोकना, CO2 को बाहर निकालना। यहाँ अगर देखें, ये पोटेशियम वाले सिस्टम में तो H प्लस आयन को कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ भी पोटेशियम के द्वारा। उसके अलावा यहाँ भी किसको कंट्रोल किया जा रहा है, H प्लस आयन को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ देखो तो HCO3 को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर में किसको कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, H प्लस आयन को। देखो यहाँ भी किसको कंट्रोल किया हम, H प्लस आयन को कंट्रोल किए। तो ओवरऑल आपने ध्यान देना है कि H प्लस जो आयन है ये ही पीएच है, यही क्या है, पीएच की जड़ है। H प्लस आयन अगर जितना कम मात्रा में बॉडी में होगा उतना ज्यादा पीएच होगा हमारी बॉडी, और H प्लस आयन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा है, इसका मतलब पीएच हमारा कम है। जैसे H प्लस आयन की जितनी अधिकता होती जाएगी बॉडी के अंदर, उतना पीएच हमारा घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल जो पीएच का जो कंसंट्रेट करने पे, इसको रेगुलेट करने में किसका ध्यान दिया है हम लोगों ने, H प्लस आयन को कंट्रोल करने का, ठीक है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।